ओके फ्रेंड्स, सो आज जो हम है कॉमर्स के कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली यही है कि कुछ लोगों के हमने कमेंट्स देखे कि कॉमर्स समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है। अभी ट्वेल्थ का बिगनिंग है, स्टार्ट है, कैसे हम इसको टाइम को प्लान करें। सो एक मेरा अपना वे ऑफ स्टडी है या जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर मेरे को दोबारा से ट्वेल्थ पढ़ना पड़े या मुझे दोबारा से तैयारी करना पड़े एक बोर्ड का, तो मैं कैसे अपने ट्वेल्थ की जर्नी को करूंगा। सो इन्हीं तरीकों से मैंने अपने टाइम को ऑर्गेनाइज किया है और अभी तक आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू माय स्टडीज। सो दिस इज जस्ट अ सजेशन, बाकी हर किसी का अपना स्टाइल होता है पढ़ने का। सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट तो आपके तीन से ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो तीन मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके कॉमर्स में, वो हैं आपके अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस स्टडीज़ और तीसरा इकोनॉमिक्स। तीनों सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने तरीके से या प्रॉपर तरीके से कॉमर्स के सब्जेक्ट की मास्टरी करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों को एक ही जैसे पढ़ना है। तीनों की अप्रोच जो है वो अलग होनी चाहिए। ठीक है। परसेंटेज टाइम के हिसाब से आपका जो मैक्सिमम टाइम है, ठीक है, वो आपका अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट ले जाएगा। सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 50 आवर्स, अगर आप ग्राफ में देखो यहाँ पे, तो कम से कम नहीं तो 50 आवर्स तक का जो टाइम है वो अकाउंटेंसी लेके जा रहा है। बिजनेस स्टडीज में हमने जो एलोकेट किए हैं वो करीबन 30 आवर्स किए हैं, और इकोनॉमिक्स में हमने 20 किए हैं, क्योंकि उसमें कुछ एक न्यूमेरिक्स होते हैं, कुछ एक ग्राफ्स होते हैं, अगर एक बार समझ में आ जाए तो रिटेन हो जाते हैं इजीली। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि तीनों सब्जेक्ट्स को हमने एक ही तरीके से पढ़ना है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। आपको तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए तीनों का एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, और मैं आपको इस पे एक छोटा सा फॉर्मूला दूंगा। अगर आप उसको अप्लाई करो तो किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टरी कर सकते हो। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि फॉर्मूला, मैंने अपनी लाइफ में एक फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल किया है जिसे मैं बोलता हूं CPR। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, कुछ भी नया सीखने जा रहे हो, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। दिस इज अ टाइम जहां पे आपको बिल्कुल स्लो चलना है। कॉन्सेप्ट में कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बहुत आराम से चलना है, धीरे धीरे चलना है। ठीक है। उसके बाद जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद इमीडिएटली आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट आज किया और प्रैक्टिस उसकी 4 दिन के बाद कर रहे हो। इतने टाइम में आपका माइंड जो है रिटेन नहीं कर पाएगा और आप उसकी ज्यादातर चीजें भूल जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, समझो, प्रैक्टिस करो, और जब हो जाए तो उसके बाद उसका एक थर्ड पॉइंट होता है रिवीजन का। CPR मीन सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, P stands for practice and R stands for revision. आपको एक स्पेस्ड रिवीजन जरूर करनी है। व्हेन आई से स्पेस रिवीजन का मतलब, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको अपने कैलेंडर में लिखना पड़ेगा कि अगर मैंने इस टॉपिक को लेट से फर्स्ट ऑफ द मंथ मैंने खत्म किया है, तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज के बाद उसका रिवीजन जरूर कर लेना, अदरवाइज आप भूल जाओगे। और अगर आपने 3 महीने तक नहीं किया, ट्रस्ट में आपको दोबारा से पूरा सब्जेक्ट पे दोबारा एफर्ट करना पड़ेगा। उन्हीं चीजों को बार बार ग्राउंड जीरो से करने से बेटर रहेगा कि एक बार एक सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, उसके वहीं के वहीं नोट्स लेने हैं तो नोट्स लो, और उसको एक इंटरवल के बाद आप रिवीजन करते रहो। एंड आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि रिवीजन को इजी करने के लिए हमने एक MCQ का डंप डाला है, क्वेश्चंस रिडल्स डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप रास्ते में कहीं चल रहे हैं, कहीं ट्रेन में बैठे हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर जाके आप रिडल्स को निकालिए, और वो छोटी छोटी 10-10 सेकंड की रिडल्स को आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आपको उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में कितना याद है। अगर आपको याद नहीं है तो वापस से वीडियो देखिए, वापस से हमारे LMS पे आइए और उसको दोबारा रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर से रिवीजन करिए। इस तरह से अगर आप टाइम टाइम से स्पेस रिवीजन करते रहेंगे, रेपिटेशन करते रहेंगे, ट्रस्ट मी, जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, आपका सब्जेक्ट आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होगा।
और तब तक आप कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार फुल रिविजन अपने आप ही कर चुके होंगे बिना ज्यादा एफर्ट्स किए। ठीक है। सो अब सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मैंने इसमें 3 डिविजन्स किए हुए हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है ही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सेकंड बार इज द हाईएस्ट विच इज प्रैक्टिस। सो अकाउंटिंग इज डोमिनेटेड बाय द प्रैक्टिस। बिजनेस स्टडीज इज डोमिनेटेड बाय कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो रिवीजन बार बार, जितना टाइम आपने बिजनेस स्टडीज के कॉन्सेप्ट पे लगाया है उतना ही टाइम आपको रिवीजन पे लगाना पड़ेगा, यानी कि रिवीजन ऑफ बिजनेस स्टडीज फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। अगर आप 3 हफ्ते में अगर अकाउंटिंग का कोई टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो बिजनेस स्टडीज मेरे हिसाब से आपको 1.5 से 2 हफ्ते में कर लेना चाहिए। और अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में सबसे ज्यादा टाइम जाएगा। रिवीजन थोड़ा सा कम टाइम लेगा क्योंकि बिजनेस स्टडीज भूलती बहुत जल्दी है। इकोनॉमिक्स को आप रिटेन कर सकते हो और इसी तरह से अकाउंटिंग को भी आप रिटेन कर सकते हो। सो इस तरह से अगर आप अपना प्रैक्टिकल, अगर आप अपना एक चार्ट बना लो कि मुझे कितना टाइम अकाउंटिंग में समझने में लगेगा, बिजनेस स्टडीज में लगता है, तो उसके हिसाब से आप अपना एक रिवीजन का प्लान साथ साथ रेडी रख सकते हो। और अगर आप स्पेस रिपीटिशन करते जाओगे तो ट्रस्ट में आप भूलोगे भी नहीं। चलिए अब समझते हैं क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है इन वीडियो सीरीज का या हमारे एलएमएस का वो अभी अकाउंटिंग फोकस्ड है। तो अकाउंटेंसी जो है बेसिकली एक नंबर का गेम है। ठीक है। सो अकाउंटिंग में जो सब्जेक्ट है वो आपके पूरे के पूरे कॉमर्स की जो है एक तरीके से फाउंडेशन रखने वाला है। अगर आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया तो आई थिंक बाकी सब्जेक्ट्स आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी यही है। और अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आती है जर्नल एंट्रीज के साथ। और जर्नल एंट्री जिसको समझ में नहीं आई वो रट्टा मारता रहेगा, भूलता रहेगा, रट्टा मारता रहेगा, भूलता रहेगा। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अकाउंटिंग में जब आप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप करें या एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप करें या कोई भी कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर्स को करें, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको जर्नल एंट्रीज आएंगी। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं उसको रट्टा मार के या टी फॉर्म्स के अकाउंट्स का देख लेते हैं कि डेबिट इधर जाएगा, क्रेडिट इधर जाएगा और बस चल देते हैं आगे। तो मैं कहूँगा जब आपके सामने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हमारे वीडियोस में आ रहे होंगे या किसी क्लास में आप बैठे हुए हैं, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं या किसी और यूट्यूब चैनल से अगर आप समझ रहे हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को रोक कर, टीचर को रोक कर प्लीज़ उन जर्नल एंट्रीज का लॉजिक ज़रूर समझने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें शायद आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है। और जर्नल एंट्री से ही आप समझते हो कि ट्रायल बैलेंस बनता है और उन्हीं से ही आपकी बैलेंस शीट बनती है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जर्नल एंट्री में आपको समझना है कि डेबिट्स कैसे होते हैं, क्रेडिट्स कैसे होते हैं, और उसके बाद डेली का प्रैक्टिस। और तीसरी थिंग जो बहुत ज्यादा बच्चे जो गलतियां करते हैं कि मिस्टेक्स हो रही हैं और इनको इग्नोर कर देते हैं। जो पहली बार में आपने प्रैक्टिस किया गलतियां हुई, तो उन गलतियों के नोट्स बनाओ और उसके आगे लिखो उसको रिजॉल्व कैसे किया है। जब आप नेक्स्ट टाइम पे प्रैक्टिस करना शुरू करो, रिवीजन करो, तो पहले उन गलतियों को एक बार पढ़ लो कि वो गलतियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपका माइंड फिर से उन्हीं गलतियों को दोबारा करेगा। ठीक है। तो जर्नल एंट्री का समझाने का एक मेरा फंडा रहा है, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। जर्नल एंट्री को समझने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि बैलेंस शीट अप्रोच और दूसरा होता है गोल्डन रूल्स। सबसे पहले हम गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में आपने सीखा होगा कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वैसे अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को हम फिर से कैटेगराइज करते हैं रियल और नॉमिनल के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो है आंसर देते हैं अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। लेकिन नहीं, अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल में 2 कैटेगरीज आ जाती है, रियल और नॉमिनल। और रूल क्या था? पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। इसको और एक दूसरे तरीके से समझने का तरीका होता है अकाउंटिंग अप्रोच या बैलेंस शीट अप्रोच। अगर ट्रांजैक्शन में या एंट्री में एसेट बढ़ रहा है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, और अगर एसेट नीचे आ रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह से एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको डेबिट कर देंगे, इनकम बढ़ रही है
तो हम उनको क्रेडिट कर देंगे। लॉसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो क्रेडिट कर देंगे। यहाँ ध्यान देने की जरूरत जो है वो ये है, अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो क्रेडिट होती हैं। ठीक है। इसी लॉजिक पे, इसी फंडामेंटल रूल्स को लगाते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली वीडियोस में हम जो भी चैप्टर करें, जो भी मैं जर्नल एंट्री लिखूं, उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस लॉजिक को लगा के ही आपको समझा के आगे चलूं। बाई चांस किसी वीडियो में अगर ये नहीं आए या मैं भूल जाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या मैसेजेस में आप डाल सकते हैं, और आई विल ट्राई कि मैं उसको वहीं के वहीं आपको एक्सप्लेन कर दूं, या कोई ना कोई एक छोटा सा वीडियो बना के उसको प्लग इन कर दूं। ठीक है। अब आगे आता है कि अभी तो हमारा ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट हो रहा है, अकाउंटिंग का समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत क्लासेस हुई हैं, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, तो स्टडी प्लान कैसे बनाएं। तो इन तीन सब्जेक्ट को फोकस करते हुए, खैर मैं तो पांचों सब्जेक्ट्स डेली पढ़ता था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा स्टडी प्लान क्या था। कि मैंने मैथमेटिक्स लिया हुआ था तो ऑब्वियसली मुझे मैथ्स का भी प्रैक्टिस करना पड़ता था, और मैथ्स मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस भी साथ होता था और इंग्लिश भी होता था। तो अकाउंटिंग में मेरा रफली, मैं डेली 1 से 2 घंटा रोज प्रैक्टिस करता था, जो स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता था उसी को समझता था, और बुक से जो क्वेश्चंस होते थे उनको मैं प्रैक्टिस करता था। बिजनेस स्टडीज को मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता था क्योंकि थ्योरी में मुझे बहुत मजा नहीं आता था, तो मैं बड़े आराम से 1 घंटा आधा घंटा रोजाना का पढ़ता था। इकोनॉमिक्स क्योंकि ग्राफिकल थी, ग्राफ्स बना लिए समझ लिया तो दिमाग में रिटेन हो जाता था, तो इकोनॉमिक्स को भी मैं 1 से 1.5 घंटा देता था। तो अगर आप टाइम प्लान करोगे स्कूल से आने के बाद, तो 2 घंटा आप रोजाना अकाउंट्स का दो, करीबन 1 घंटा बिजनेस स्टडीज पे दो, 1 घंटा आप इकोनॉमिक्स पे दो, और कम से कम अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो 1 से 1.5 घंटा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए होता है। और इंग्लिश को भी 40 to 45 मिनट्स अगर आप डेली दे रहे हो, तो आई थिंक इतना ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाई करना डेली का बनता है, along with your homework और other exercises। तो अगर आप 5 से 6 घंटे को इस तरह से एलोकेट करोगे, तो आई एम श्योर बाय द टाइम आप ईयर एंड पे पहुंचोगे, आपके सारे सब्जेक्ट जो है फिंगर टिप्स पे होंगे, और आपको इस तरह के कोई शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे कि 20 आवर्स में आप अकाउंट्स कर लो या 10 आवर्स में मैथमेटिक्स कर लो। आराम से कॉन्सेप्ट करते 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 आपकी ट्वेल्थ कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगेन, फॉर्मूला वही है, CPR, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, एंड द foremost rule of all the planning is consistency। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आज आपने 6 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन नहीं पढ़ा और उसके बाद अगले दिन जाके अकाउंट्स को 6 घंटे दे दे, नहीं। रोजाना के 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ना, हफ्ते में 10 घंटे देना, उसकी बजाय सैटरडे को सुबह से शाम तक 10 घंटे पढ़ना, दोनों अलग अलग बातें हैं। आपका माइंड का जो रिटेंशन होगा, जब आप डेली पढ़ोगे तो आप ऑटो ट्यून मेथड में चले जाओगे। 30 डेज आप इस प्रोग्राम को फॉलो करके देखो, आप देखना ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि कब आपने अकाउंट्स पढ़ना है, कब आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, कब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कब आपने मैथ्स पढ़ना है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, इसे बोलते हैं एफर्टलेस प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप इस प्लान को कंसिस्टेंट होकर फॉलो नहीं करोगे, तो एक दिन आप 15 घंटे पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन 8 घंटे पढ़ोगे, तीसरे दिन 1 घंटा पढ़ोगे, और हमेशा पैनिक स्टेज में रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। सो अगर आप इसको आराम से कंसिस्टेंट होकर पढ़ते जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि अगर आप आज तक एवरेज क्लास स्टूडेंट रहे हो, कब आप अबव एवरेज, कब बियॉन्ड टॉपर्स में पहुंच गए, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन डिफरेंस बिटवीन द टॉप 5% एंड द 95% इज दिस, जो टॉप 5% होते हैं वो अपने शेड्यूल को बनाते हैं और उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं, और जो एवरेज होते हैं वो एडॉक बेसिस पे चलते हैं कि कर लिया नीड बेस, प्रेशर आ गया एग्जाम का आगे तो तैयारी कर ली, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज एक प्रोग्राम बनाओ अपना, अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, किस टाइम आपका बेस्ट टाइम है पढ़ने का, सुबह दोपहर शाम, स्कूल से आने के बाद या रेस्ट करने के बाद या आधा घंटा सोने के उठने के बाद, वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइम पे ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो, और एटलीस्ट सभी सब्जेक्ट्स को आप अपना एक एलोकेटेड टाइम दो। तो आगे आता है कि जब आपका ट्वेल्थ स्टार्ट होता है, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ये तीन गलतियां जरूर करते हैं। सो थोड़ा सा मैं इस पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहली गलती होती है कि तीनों सब्जेक्ट्स को एक जैसा टाइम देना। तो जैसा कि मैंने आपको प्लानिंग में बताया कि अकाउंटिंग इज मोर डिमांडिंग,
तो थोड़ा प्रैक्टिस के मामले में उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रिवीजन के मामले में बिजनेस स्टडीज़ को आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत ग्राफिकल प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सेम अमाउंट ऑफ टाइम तीनों को नहीं देना। अपने टाइम को इस तरह से एलोकेट करना है जिससे कि तीनों सब्जेक्ट्स को जो प्रॉपर जस्टिस है वो किया जा सके। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं कि मेरे को तो समझ में आ गया और ये तो बहुत आसान है, मैंने एक बार कर लिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, इवन इफ यू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे सब याद है, बट स्टिल डू इट, कीप ऑन डूइंग इट। Practice makes a man perfect, practice makes a man better. So keep on doing it, keep on doing it. And third thing is consistency. अगर आपने अपना डेली का शेड्यूल बनाया है कि मुझे मिनिमम 6 आवर्स अपनी स्टडीज को देने ही देने हैं अदर देन योर क्लासेस और योर स्कूल टाइमिंग्स, तो वो लगाना ही लगाना है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन रह के कंसिस्टेंट होके करेंगे तो आप देखना आपकी जो ये 12th की जर्नी है ना, बिल्कुल स्मूथ राइड निकलेगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप टॉप 5% में पहुंच गए। इसमें अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप डेली का एक कंसिस्टेंट टाइम फ्रेम लगाते हो तो आने वाले 30 दिन के अंदर अगर आप ये अभी स्टार्ट करते हो तो इन तीन सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है कि मिनिमम 10 आवर्स आपने मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे या जितने दिन आप पढ़ना चाहिए, एक दिन आपको रेस्ट भी करना चाहिए, तो मंडे टू सैटरडे आप अपना स्केड्यूल बनाओ और संडे अपने आप को ब्रेक दो। थोड़ा बहुत अपना स्कूल का होमवर्क कर सकते हो, बट जो अपनी स्टडी है थोड़ा बहुत उसको थोड़ा लाइट रखो संडे को, या अगर पूरे हफ्ते में कोई बैकलॉग है उसको कवर करने के लिए। तो आप मंडे टू सैटरडे अपने कम से कम 10 घंटे जो है फर्स्ट वीक के अंदर आप एलोकेट करो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस के लिए, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। उसी हफ्ते के अंदर आप जो है बिजनेस स्टडीज में कम से कम 4 से 5 घंटे दो। ठीक है। और इकोनॉमिक्स को अभी शुरू में लाइट ही रखो, धीरे धीरे उसको बढ़ाना। तो शुरू में इकोनॉमिक्स को 2 से ढाई घंटे आप रखो। तो इस तरह से 10 घंटे हो गए आपके अकाउंटिंग के, 4 से 5 घंटे हो गए आपके बिजनेस स्टडीज के, 2 से ढाई घंटे हो गए आपके इकोनॉमिक्स के। तो करीबन करीबन 16 से 17 घंटे का आपका स्केड्यूल बन गया। बाकी टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट्स को दे सकते हो। ठीक है। सेकेंड वीक में अकाउंटिंग पूरा वही 10 घंटे का स्केड्यूल रखना है, उसको तो हम कम कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा टाइम हम एलोकेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे बिजनेस स्टडीज में, क्योंकि एक हफ्ते में आपका अगर एक 4 to 5 आवर्स का वो बन चुका है मोमेंटम, तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा आप अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर बढ़ाओ सेकेंड वीक के अंदर। थर्ड वीक में अकाउंटिंग को सेम रखेंगे, बिजनेस स्टडीज में हम लोग बढ़ाकर उसको करीबन 6 घंटे तक लेके जाएंगे और इकोनॉमिक्स को 4 घंटे तक लेके जाएंगे। ठीक है। फोर्थ वीक के अंदर फिर से वही काम करेंगे कि अकाउंटिंग को हम 10 घंटे के लिए रखेंगे, बिजनेस स्टडीज को 6 से 7 घंटे पे लेके जाएंगे और इकोनॉमिक्स को हम अगेन 4 से 5 घंटे पे। अगर आप देखोगे कि वीक 1 में आपने 14 से 15 घंटे का एवरेज स्टार्ट किया, आप वीक 4 तक पहुंचते पहुंचते पहुंच गए 10 आवर्स फॉर अकाउंटिंग, 7 आवर्स फॉर बिजनेस स्टडीज एंड 5 आवर्स फॉर इकोनॉमिक्स। सो 10 + 7 + 5, 22 आवर्स। अगर आप इस 20 to 22 आवर्स का जो एक मोमेंटम आपने 4 वीक्स में बिल्ड किया है, अगर आप इसको ऑल थ्रू आउट द 12th क्लास जर्नी आप इसको मेंटेन करते हो, ट्रस्ट मी, you will find yourself in the top 5% bracket. Trust me on that. This is so powerful. I followed it religiously when I was doing my 12th, when I did my CA. Try to do it. This will show you results. कुछ लोग सोचते हैं कि 2 महीने में हम लास्ट के पढ़ लेंगे और हम बहुत मिरेकल्स कर लेंगे। वो एक आध परसेंट लोग होते हैं रैंडमली कर गए और उनका तुक्का भिड़ गया, लेकिन अगर आप मेजोरिटी ऑफ द पीपल की बात करोगे, सो देर इज नो शॉर्टकट टू द हार्ड वर्क। अगर आप इसमें फॉलो करोगे, श्योर शॉर्ट, डजेंट मैटर आप कितने अच्छे नंबर लेके 11th में पास हुए हो या 10th में पास हुए, अगर आप इस प्रोग्राम को आज से फॉलो करना शुरू करोगे, ट्रस्ट मी, यू विल बी इन द टॉप 5%। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत बातें हो गई। आप कॉमर्स की जर्नी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। और मेरा पैटर्न वही रहेगा कि
आई नो सभी लोगों ने 11th के अंदर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह सब सीखा हुआ है, लेकिन जब मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग या जो भी स्टार्ट करूंगा तो मैं हर चीज़ को ग्रास रूट लेवल पे ले जाके बिल्कुल बेसिक्स के साथ समझाऊंगा। मेरे वीडियो लेक्चर्स थोड़े से स्लो होंगे, पेशेंस रख के समझना, हड़बड़ाहट वाले नहीं होंगे, थोड़े लेंथी भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही लॉजिक होगा, आराम से कॉन्सेप्ट को समझना। और अगर किसी वीडियो में आपको लगे कि ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या इसको आप किसी और तरीके से समझा सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसी के वीडियो के एवज में एक और तरीके से वीडियो बना के आपको दोबारा से उसको प्रेजेंट करूँ। अगर आपको हिंदी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं पूरा वीडियो इंग्लिश में भी बना सकता हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी एक क्लैरिटी रहे कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बट राइट नाउ आई विल ट्राई कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बनाऊं सो दैट सभी लोग इसका फायदा उठा सके। दूसरा, आज हमने जो मेजर चीज सीखी है, जो हमारा गोल रहेगा, वो क्या रहेगा, टाइम मैनेजमेंट के अंदर कि डेली का जो टाइम एलोकेशन रहेगा हम उसको कंसिस्टेंट होकर फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस हेयर। आपको डेली उस प्रोग्राम को बनाना है, अपने कैलेंडर को फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप मेरे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं, मेरे एलएमएस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो हमने वीडियोस बना के रिवीजन के लिए एमसीक्यूज, शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स हमने यूट्यूब पे डाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लिखिए लेट्स स्टार्ट इन द मैसेज बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, सो आई होप कि आपको कल का बेसिक वीडियो समझ में आ गया होगा कि हाउ टू प्लान योर जर्नी इन अकाउंटेंसी। एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी टुडे। सो आज हमारी जो पहली क्लास है हम इसको इतना सिंपल करेंगे कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंट्स मुश्किल क्यों लगता है, why it is so tough for students। मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली अकाउंट्स मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपने या तो ढंग से सीखा नहीं है या इनफ आपने प्रैक्टिस नहीं की है। कंफ्यूजन को छोड़कर ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का, और हम बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और प्लीज एक चीज को दिमाग में रखिएगा कि अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है जिसको आपको सीखना है, समझना है, सिर्फ एक अच्छे तरीके से शुरुआत करके, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि बिजनेस क्या होता है। हालांकि अकाउंटेंसी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस के अराउंड ही घूमता है। सो आप इसको ऐसे समझ के देखिए कि बिजनेस एक एंटिटी है जिसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है। इट कुड बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, इट कुड बी पार्टनरशिप, इट कुड बी अ कंपनी। बिजनेस मीन्स जहां पे कुछ बिजनेस होता है, राइट। अब अकाउंटिंग की पर्सपेक्टिव से अगर आपको बिजनेस को समझना है, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि बिजनेस एक एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है हम उसको एंटिटी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। यानी कि अगर बिजनेस में कुछ भी हो रहा है आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना, आपको ऐसा सोचना है कि बिजनेस क्या कर रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ के देखिए कि एज्यूम कि बिजनेस के पास कुछ प्रॉपर्टी है, कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। वो एसेट हो सकता है कि आप उसके ऑनर हो क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटर हैं, लेकिन जब उस प्रॉपर्टी को, उस कैश को आप दिखाएंगे तो ये एज्यूम किया जाएगा कि ये बिजनेस का है क्योंकि बिजनेस में एंगेज्ड है, ठीक है। इसी तरह से जो बिजनेस के पास चीजें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एसेट्स, और जो बिजनेस को अपने से दूसरों को देना होता है यानी कि बाहर वालों को पे बैक करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। सिंपल, क्लियर हो गया। ये मैं बेसिक्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारी जर्नल एंट्रीज जो है इन्हीं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे घूमेंगी। एसेट बढ़ गया, डेबिट, लाइबिलिटीज बढ़ गई, क्रेडिट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एसेट क्या होता है, जो बिजनेस के पास है, जैसे कि कैश,
जितना कि आपके पास लिक्विड कैश है, फर्नीचर यानी कि ऑफिस का सामान वगैरह। और स्टॉक, स्टॉक हम उन चीजों को बोलते हैं जिसका आप बिजनेस में लेन देन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मैं ये बोलूं कि 100 पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो आप इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि ये आपके पास एसेट है या स्टॉक है। तो ये कैसे पता लगेगा? सबसे पहले बिजनेस को समझना पड़ेगा, हम बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं। 100 पेंसिल्स आपकी एक तरीके से इन्वेंट्री बन जाएगी, कंज्यूमेबल बन जाएगी, अगर मान लीजिए आपका ऑफिस है जो किसी और काम के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग ऑफिस है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्टेशनरी शॉप है तो यही 100 पेंसिल्स आपकी स्टॉक बन जाएंगी। समझ रहे हैं डिफरेंस? तो यही डिफरेंस होता है जिन चीजों का आप लेन देन करते हो। फॉर एग्जांपल, स्टेशनरी शॉप के लिए जो 100 पेंसिल्स हैं वो लेन देन का काम करती हैं, ना कि उसको आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो उसे हम स्टॉक बोलेंगे। उसके अलावा जो भी एसेट्स आपके पास हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, शोकेस, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, ये सब उसके एसेट्स का पार्ट बनेंगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज होती हैं, जो पैसे बिजनेस को बाहर वालों को देने होते हैं जो अभी तक दिए नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस चलाने के लिए आपने शुरू में कोई लोन लिया होगा बैंक से, तो वो लोन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको वापस करना है ना, तो उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से किसी दोस्तों से, फैमिली से आपने अगर लोन ले रखा है, ठीक है। इसी तरह से कई बार पार्टनरशिप में भी आप देखोगे कि पार्टनर्स ने अपने बिजनेस को लोन दे दिया। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि मान लो एक पार्टनरशिप में ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन्होंने पार्टनरशिप को लोन दे दिया, तो कई बार यही समझ में नहीं आता कि मैंने अपना लोन अपने आप को कैसे दे दिया। तो इसका रिलेशनशिप निकलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, कि बिजनेस और उसको चलाने वाले लोगों को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमेशा अलग माना जाता है, ठीक है। तो जब भी आप बुक्स में एंट्री करते हैं, यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, हमेशा ये सोच के करना है कि बिजनेस के लिए ये क्या है, ना कि अपने हिसाब से, अगर आप उसके मालिक हैं तो, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप का, और मैंने अपना कुछ पैसा निकाल के पार्टनरशिप में डाला है, तो पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से जब मैं एंट्री करूंगा, तो एक तरीके से मैंने मैंने अपने आप से लोन लेकर बिजनेस में डाला है, जिसको मुझे एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप के लिए वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से लाइबिलिटी हो जाएगी, लोन हो जाएगा। इसी तरह से कई बार आप क्या होता है कि सामान जो है आप सप्लायर से उधार पे लेते हैं, तो उसको हम पेबल्स बोलते हैं। तो ये भी क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। अब इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि मान लीजिए आपने 10,000 से अपना बिजनेस शुरू किया है और 5,000 किसी से उधार लिया हुआ है। तो जब आपने अपना पैसा लगाया, तो 10,000 आप कैश को बिजनेस में लेके आए, तो कैश बन गया आपका एसेट्स, ठीक है। जब आपने 5,000 किसी से उधार लिया, तो कैश तो बढ़ जाएगा आपका 5,000, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने वो वापस करना है। तो नेट बिजनेस की जो वर्थ होती है, नेटवर्थ बोलते हैं जिसे हम, वो क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स में से लाइबिलिटीज को निकाल के जो नेटवर्थ होती है, वो एक्चुअली में आपकी ओनरशिप होती है, जिसे हम इक्विटी भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम होता है, तो इसका ये सिंपल सा एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसके दो इफेक्ट्स होते हैं कि अगर बिजनेस में कोई चीज आती है तो दूसरी तरफ से जाती भी है, कोई चीज घटती है तो कोई बढ़ती भी है। तो ये मैं आपको जर्नल एंट्रीज के वक्त जब समझाऊंगा, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा, अगर हम पिछली क्लास को रिकॉल करें, तो उसमें रियल अकाउंट के ऊपर एक एग्जांपल था कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ये उसी एग्जांपल को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने एक फर्नीचर खरीदा कैश से। जब मान लो 2,000 रुपए का आपने कैश देके फर्नीचर खरीदा, तो आपके बिजनेस में वो फर्नीचर जब ऐड होगा तो फर्नीचर बढ़ गया, तो एक तरीके से आप फर्नीचर को डेबिट करोगे, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। लेकिन साथ ही साथ 2,000 का कैश चला भी तो गया, कैश भी तो एसेट था, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो आप क्या करोगे, एंट्री डेबिट एसेट फर्नीचर एंड क्रेडिट कैश। इस तरह से दोनों साइड क्या हो जाएंगी, आपकी बैलेंस हो जाएंगी। मैं जस्ट एक रिवीजन कर रहा हूँ इसका, बस आप इतना समझ लीजिए कि जब हम जर्नल एंट्री करें तो ये फंडामेंटल्स आप रिलेट कर पाए। सो बेसिकली आज हमने क्या सीखा है, बहुत सिंपल। बिजनेस में क्या होता है, एक एसेट होता है जो हमारे पास होता है, लाइबिलिटीज जो हमने दूसरों को देना होता है। एसेट इज इक्वल टू बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, विच इज
कैश, फर्नीचर, स्टॉक सब एसेट्स हैं। हालांकि स्टॉक हम उसको बोलते हैं जिसका हम ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं, लेकिन जब तक वो बिक नहीं जाता तब तक तो एसेट है ना। और लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो हमने पैसा दूसरों को वापस करना है या जो दूसरों से उधार ले रखा है। और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। ठीक है। अगर आपको ये वाली स्लाइड समझ में आ गई है तो आप मान के चलो 50% अकाउंट्स तो यही समझ में आ जाता है। आई नो इट्स इजी टू से, बट हम इन्हीं फंडामेंटल्स को जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सब चीज़ों को उसमें रिलेट करके दिखाऊंगा। और अगर आप इनसे रिलेट कर पाओगे तो आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, सारी जर्नल एंट्रीज इतनी सिंपल लगेंगी कि आपको लगेगा कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। ठीक है। चलिए अब अगली क्लास की तरफ मूव करते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि थोड़ी बहुत जर्नल एंट्रीज करेंगे, कुछ डेबिट क्रेडिट्स के रूल्स देखेंगे और कुछ एक रियल एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट क्लास टुडे। सो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज कर लेना, सो दैट बिफोर यू गेट इनटू द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट क्लास तो आपको एटलीस्ट इतना क्लैरिटी हो कि हम करने क्या वाले हैं जाना एंट्रीज के अंदर। आई नो ये सब अभी बेसिक्स हैं, अगली 3-4 क्लासेस में हम बेसिक्स के ऊपर ही रहेंगे, लेकिन उसका आइडिया सिर्फ ये है कि आपको सारा 11 का एक बार रिकॉल कर दें। क्योंकि मेरा जो मेथोडोलॉजी है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरी मेथोडोलॉजी आपको एंट्रीज को रट्टा लगवाने की नहीं है। मेरी मेथोडोलॉजी है, जब भी मैं आपको आगे के टॉपिक्स कराऊंगा वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं पहली 5 क्लासेस के साथ रिलेट करेंगे। तो अगर आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके, मैसेजेस करके अपने क्वेश्चंस को डालकर पूछ सकते हैं मुझसे कि अगर आपको उस पर क्लैरिटी चाहिए या कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो आई कैन ऑलवेज रिप्लाई ऑन द यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और बाय चांस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और एलएमएस के अंदर अपना एनरोलमेंट नहीं कराया तो प्लीज़ प्लीज़ करा लीजिए, बिकॉज बहुत सारा मटेरियल एलएमएस में आने वाला है विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। और अगर आप उसमें हमारे साथ रजिस्टर्ड रहते हैं तो आपको पूरी क्लासेस, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स प्लस some bonus tips and tricks you will keep getting. सो टूवर्ड्स द ईयर एंड कुछ वहाँ पे हमारी बुकलेट्स भी आएंगी जो आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो सारा मटेरियल अगर आपको फ्री में मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे एलएमएस पे सब्सक्रिप्शन लेके रखिए विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू। Good morning, everybody. So today we are going to start with the journal entries made easy. So as we discussed in the last class, so we will be doing the basics of the journal entries. So to start with, I'm sure आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स थोड़े बहुत तो रिकॉल हो गए होंगे पिछली क्लास में. Let's do it again. सो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो जर्नल एंट्रीज का रट्टा मारते हैं. इनफैक्ट आई हैव सीन इन द प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो sometimes people are not clear about the journal entries even at the very senior level. So people sometimes, you know, they have something mugged up during their school life, college life, and then they continue with that. So even till date, if I interview somebody and ask them very basic questions, so people tend to make mistakes. So I think जर्नल एंट्रीज जो है सारी हमारी अकाउंटिंग का बेसिक है. एक बार इसको थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम क्या उस तरीके से कर पा रहे हैं जिस तरीके से इसको समझना चाहिए. अगेन रट्टा नहीं मारना, सिर्फ हमें लॉजिक्स को समझना है. तो जो जर्नल एंट्रीज के हमारे जो बेसिक रूल्स हैं वो तो यही 3 रहेंगे. आप उसको डिफरेंट नाम से बुला सकते हो, गोल्डन रूल्स या कुछ भी, लेकिन एक सिंपल फंडामेंटल है कि अगर हम अकाउंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है, कि एक में तो आपके रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स आ जाएं और दूसरी जगह पे नॉमिनल अकाउंट्स आ जाएं जिसमें एक्सपेंस एंड वो सब आते हैं, इनकम वगैरह आती है आपकी. तो उसमें अगर एक बेसिक तरीके से समझना है तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो भी चीज़ आएगी, और जब ये सोचना है आएगी मीन्स आपके पर्सपेक्टिव से नहीं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जिसकी आप जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हो, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को अपना जर्नल एंट्री करना है, लेट्स से मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ मुझे बच्चे पैसे देते हैं, तो जब मेरे पास फ़ीस आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, कैश मेरे पास आ रहा है, ठीक है. हो सकता है कि वो कैश
मेरे पास और सोर्सेज से भी आए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए तो वो बिज़नेस का कैश नहीं है, वो मेरा पर्सनल है, राइट। तो बिज़नेस के अंदर उसका एंट्री नहीं होगा। बिज़नेस के अंदर या मेरे काम में जो एंट्री होगा उसके पर्सपेक्टिव से सोच के देखना है कि क्या उसका एंट्री वह होगा, होगा तो कैसे होगा। अब इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम ये समझते हैं कि जो भी चीज़ बिज़नेस के पास आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है वहाँ पे, वो नॉमिनल अकाउंट के आइटम्स नहीं होनी चाहिए। नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया आपका, एक्सपेंसेस, इनकम्स लाइक सैलरी, वेजेस, राइट, इनकम हो गई आपकी, इंटरेस्ट हो गया, रेवेन्यूज़ हो गई, ये सब इनकम के साइड में आ जाती हैं। तो इनकम और एक्सपेंसेस का जो रूल होता है वो होता है, अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है या हो रहा है तो हम उसे डेबिट बोलते हैं, इनकम आ रही है या इनकम बढ़ रही है तो हम उसे क्रेडिट बोलते हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने इनकम और एक्सपेंस में ये रूल लगा दिया जो आता है और जो जाता है तो आप गलती कर जाओगे, ठीक है। फिर से समझते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम को छोड़कर, यानी कि नॉमिनल अकाउंट के आइटम को छोड़कर, अगर कुछ आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, कुछ जाता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और अगर एक्सपेंस कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, इनकम अगर हमारी कम होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। हो गया क्लियर? अब पहले जो फर्स्ट और सेकंड जो हमारा रूल था कि जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, एक बार इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। रूल वन में ये कहता है कि जो आता है हम उसे डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एसेट्स, गुड्स या कैश बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट कर दो, और अगर कोई एसेट्स, गुड या कैश जाता है तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो उसी रूल को अब हमने दूसरे तरीके से समझाया जहाँ पे हमारे इनकम और एक्सपेंस आ जाते हैं। इस क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर आता है खर्चे, यानी कि अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अगर आप राइट साइड के क्वाड्रेंट में देखोगे तो इनकम है, अगर इस या सो खर्चे अगर आपके बढ़ रहे हैं तो डेबिट ही करोगे, और अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम। ट्रांजैक्शन जो है, कैश से आपने फर्नीचर खरीदा, तो लेट से आपने फर्नीचर खरीदा, टेबल खरीदा, टेबल आपके बिजनेस में आया तो आप क्या करोगे, टेबल को डेबिट करोगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे, फर्नीचर को करोगे या टेबल को करोगे, एक ही बात है। और क्रेडिट किसको करोगे, क्योंकि कैश आपका जा रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। फर्नीचर आ रहा है, टेबल आ रही है, डेबिट करो, कैश जा रहा है, कैश भी एसेट है वो भी जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। सैलरी, अब नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल आ गया हमारे पास। नॉमिनल अकाउंट के अंदर अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं एक तरीके से, या इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने किसी को अगर सैलरी दी, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, सैलरी देने का मतलब ये है कि जब किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कैश देते हैं या चेक देते हैं। तो कैश या चेक जो आपका हो गया वो तो आपका एसेट हो गया। तो जब कैश जा रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बिजनेस के पास आया क्या, कुछ नहीं। क्या कोई एसेट आया, नहीं। क्या कोई टेबल चेयर या कोई और चीज़ आई, कुछ भी नहीं आया। तो क्या आया, खर्चा आया। खर्चा यानी कि सैलरी किसी को देनी पड़ी तो एक खर्चा हमारा बढ़ गया, तो उस खर्चे को बढ़ने को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब अपने आप से वो कहता है, एक मैजिक ट्रिक है पूछने के लिए, जिससे कि अगर आपने ये हैबिट अपने दिमाग में डाल दी तो एंट्री करने में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एंट्रीज को दो हिस्सों में डिवाइड करो कि क्या ये एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड है या आपकी एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड है। अगर एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो पूछो क्या आया और क्या गया, और अगर इनकम से रिलेटेड है तो रूल नंबर 3 को लगा दो, विच इज एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। अब यहाँ 2 मिनट के लिए अगर आप अपने वीडियो को पॉज करें और ज़रा इस एंट्री को सोचो कि क्या होगा। अगर मान लो आपने बिजनेस में ट्रेडिंग करने के लिए, सेल करने के लिए गुड्स खरीदी हैं कैश में, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। 2 मिनट के लिए पॉज करो और फिर से रीस्टार्ट करके आप आंसर देखना क्या होगा, ठीक है। चलिए, वेलकम बैक। जब आप गुड्स खरीदते हो तो बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रही हैं, स्टॉक आ रहा है, इन्वेंट्री आ रही है, और जब आप खरीद रहे हो तो जा क्या रहा है आपके लिए, कैश। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट जो आया, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो गुड्स आई तो उसको आप डेबिट कर दोगे, कैश गया तो उसको क्रेडिट कर दोगे। एंट्री क्या होगी? गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सो आई थिंक अगर आपको यहाँ बेसिक समझ में आ गए हैं तो आई थिंक एंट्री इसमें आपको गलती नहीं होगा। लेकिन इसका एक ही तरीका कहूँगा कि इन रूल्स को थोड़ा दिमाग में बिठा लो, और जब भी आपको ये एंट्री करने लगो तो इन रूल्स को लगाने की कोशिश करो, चाहे वो कोई भी एंट्री आए। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में डालो। जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है वहाँ की एंट्री समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में डालो और पूछो सर यहाँ पे रूल कैसे लगाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ का, वो बहुत हेल्पफुल रहता है जब आप बैलेंस शीट्स और पार्टनरशिप करेंगे। कई बार इन रूल्स में दिमाग चलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो बहुत क्विकर मेथड्स हैं। एसेट बढ़ गया डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई क्रेडिट कर दो, एसेट कम हो गया क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटीज़ कम हो गई डेबिट कर दो, सिंपल। सो अगर आप इन रूल्स को छोड़कर उस मेथड पे जाना चाहते हो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से या बैलेंस शीट के हिसाब से सोचना है, तो वो भी बहुत एक अच्छा तरीका है, आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। If you are entering class 12th commerce, so let me tell you one thing straight up. Accountancy is going to be an absolute friend for this year. A lot of students start the year terrified with the lengthy balance sheets, confusing journal entries, or messing up adjustments. But let's clear up one myth right now. Accountancy is not about memorizing or ratta marna. It is purely logical, and if you master the concepts, scoring a perfect 100 out of 100 is not just a dream, it's completely doable. So, today I'm going to break down the complete game plan for this academic year. We'll look at the exact CBSE mark weightage, how you can use our dedicated learning portal to study effortlessly, a scientific 147 rule that guarantees you will never forget a concept, and how to ace your project work. Plus, I'll show you exactly how to download all my premium study notes and worksheets absolutely for free. So, let's dive in. So let's dive into the course. So the CBSE has basically divided the whole course into two segments. One is your practical and theory, another one is your project file. So project file is basically 20 marks and remaining is your 80 marks. And out of those 80 marks, you have to spend some amount of time, or I would say significant amount of time, towards the 60% marks. So let's say you understand 60%, like partnership firms and accounting for companies. So you are basically halfway through, more than halfway through in your scoring methodology. And let me tell you, this 60% will eat away majority of the time. And this 20% is basically towards analysis of financial statement, ratio analysis, and cash flow statement. This is pretty straightforward, but I will be explaining you with the real life example so that you can relate them, you can understand them, and you don't have to mug up those formulas. Usually students start remembering the formulas and they forget in the exam, but I will be sharing the logics and everything with you so that you can retain it for a long time. And after that, there is a project file in VivaForce, which is probably your, this practical exam will happen in your school. So for that, I will be sharing a lot of, MCQs towards the end of this video and how you can access them. सो ये हमारा पोर्टल है जहाँ पे हमने सारा का सारा मटेरियल जो है सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है, सो दैट आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज वे में मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको वीडियो नोट्स भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और डाउनलोड करने के लिए मटेरियल भी मिल जाएगा, एंड एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे आने के बाद आप ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, और किसी भी कोर्स में जाना है तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, जहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट और एग्जाम रिविजन्स वगैरह। जैसे मैंने कोर्स को 3 हिस्सेज में डिवाइड किया हुआ है, बेसिक कोर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। ये मैं आपको आगे कोर्स में अपने वीडियोज़ में बताता जाऊँगा। और यहाँ MCQs हैं, यहाँ सारे के सारे MCQs चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। तो अगर आपने कोई चैप्टर कर लिया और आपको लगता है कि आपको आता है, तो आप यहाँ क्लिक करके इजीली आप इनको रिवाइज कर सकते हो। प्लीज जस्ट डू
seconds to revise the concepts. और इधर कोर्स में आते हैं. कोर्स में सबसे पहले जो बेसिक्स अगर आप कर रहे हो तो फर्स्ट लेवल आपका बेसिक में आपको जाना है. अगर आप बेसिक्स कर चुके हो कॉन्सेप्ट, सेकंड टाइम में आपको थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस करनी है तो आप इंटरमीडिएट में आ जाओ. और जब आपको लगे कि नाउ यू आर रेडी फॉर द चैप्टर, देन यू कैन गो टू द एडवांस लेवल. और यहाँ थ्योरी में हम सारी थ्योरी डाल देंगे. अब बेसिक में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये चैप्टर्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पार्टनरशिप बेसिक्स में जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्लिक करूँगा यहाँ स्टार्ट लर्निंग. शुरुआत करते हैं के बाद ट्रायल बैलेंस सीखा, उसके बाद हमने वीडियो करने के बाद तो सबसे पहले हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि वाइडियो. अब यही मटेरियल अगर आपको डालने से रिव्यू करते हुए अगर लगता है कि आपके पास ये मटेरियल नहीं है तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे. तो ये आपके पास नोट्स भी रेडी हो जाएंगे. ठीक है. और अगर कोई कमेंट्स हो तो आप यहाँ डाल सकते हो कमेंट्स. और वंस इट इज़ डन यू कैन गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. इसी तरह से आपको सारे के सारे यहाँ बेसिक नोट्स एंड प्रैक्टिस मिल जाएंगे. डिपेंड करता है एक चीज़ आपको. चलिए, सो अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि पढ़ाई कैसे करनी है, पोर्टल को कैसे एक्सेस करना है. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं और मटेरियल आपका एक्यूमुलेट होता जाता है तो स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि हम जो भी पढ़ते हैं हम उसको भूलना शुरू कर जाते हैं. तो उसको रिटेन कैसे करें, तो उसके लिए मैं जो फॉलो करता था वो ये 147 की स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, जो बेसिकली एक साइंटिफिक बैक्ड एक रिसर्च है जिसमें ये बताया गया था कि अगर आप 147 का रूल फॉलो करते हो, और उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं विद इन 24 आवर्स 70 to 75% उसका हम भूल जाते हैं. और उसको रिटेन करने का एक ही तरीका होता है कि हम उसको स्पेस रीइंफोर्समेंट करें, मतलब कि एक इंटरवल के बाद उसको रिवाइज करें, तभी वो रिटेन कर सकता है. और 147 का रूल कहता है कि डे 1 में आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो. फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप कर रहे हो या कंपनी से अकाउंट कर रहे हो तो बेसिक्स क्या होती हैं, उनकी एंट्रीज क्या होती हैं, लॉजिक क्या होता है, ये समझो. अब उसके बाद एक आध क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद डे 4 पे आप उसको रिवाइज करके अब उसके ऊपर थोड़े बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो. और जब वो हो जाए और डे 7 पे लॉन्ग टर्म रिटेंशन का जब टाइम आता है उस वक्त फिर से सारा रिवाइज करो और अब उसके बाद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने एमसीक्यूज करो, अपने वर्कबुक के बैक में जो क्वेश्चंस हैं या जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं डाउनलोड करके पीडीएफ्स के ऊपर, उनको रिवाइज करके आप अपनी प्रैक्टिस करो. अगर आप 147 का रूल फॉलो करोगे आई कैन गारंटी यू आप किसी भी चीज़ को कभी भी रिकॉल कर सकते हो. ठीक है. सो ये वही रिपीट कर रहा हूँ मैं कि 24 आवर्स में जो आपने लर्निंग करी है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपको जोर देना चाहिए जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है. उसके बाद आपको डे 2 में फटाफट रिवाइज करके आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स एंट्रीज करनी है. और डे 3 जो रिटेन करने में हेल्प करता है उसमें आपको जाके सारी के सारी आपको जो आपके चैप्टर के एंड में आपको वो दी हुई हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, असाइनमेंट दी हुई हैं, उनको सॉल्व करना है. अगर आप इन 3 स्टेजेस में किसी भी चैप्टर को करेंगे, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो आपको वो हमेशा आपकी मेमोरी में रिटेन मिलेगा, आपको याद रहेगा. ठीक है. अब अगर आप ये फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी यू एग्जाम टाइम पे आपको कोई पैनिक नहीं होगा. आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एक रिवीजन करना पड़ेगा एंड इजीली यू कैन क्रैक एनी एग्जाम्स, चाहे वो आपके प्री मिड टर्म एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हो. फिर से रिवाइज करूँगा. 147 डे 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्रैक्टिस. डे 4 डे 1 का पूरा रिवीजन, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस. डे 3 दैट मीन्स डे 7 थर्ड स्टेप रिटेंशन. सारी की सारी क्विजेज सॉल्व करनी है, सारा का सारा जो चैप्टर आपने किया थॉरली उसको रिवाइज करना है. उस स्टेज पे आके ये आपको आपका पूरा का पूरा रिटेन हो जाएगा. तो अब आता है कि ये मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है, जो भी हम क्लासेस में पढ़ेंगे उसका हमारे को नोट्स कैसे मिलेंगे, ये सब. तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, और यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी मटेरियल इस कोर्स में यूज़ होगा, चाहे वो नोट्स हो, असाइनमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आंसर्स, एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर थियरी, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग वुड बी देयर इन द पोर्टल फॉर यू टू डाउनलोड. इस चैप्टर में जाओ, उस चैप्टर का वीडियो करो, उसमें इजीली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड. आपको करना क्या है, उस चैप्टर के सेगमेंट में जाओगे जहाँ पे आप जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसके एक्सरसाइज फाइल के टैब में जाओगे. यहाँ पे एक्सरसाइज फाइल्स के टैब में जाओगे
और वहाँ पे जाके आप उसको क्लिक करोगे और उसको डाउनलोड कर लोगे। वो पीडीएफ जानबूझ के एक साइड से खाली छोड़ी गई है, सो दैट अगर आप उसको प्रिंट आउट लेते हो तो ब्लैंक पेजेस पे आप अपने उसके नोट्स बना सकते हो, आप अपने हैंड रिटन कमेंट्स डाल सकते हो या कुछ ऐड ऑन लिख सकते हो। एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, जब भी आप पढ़ रहे हो तो अपनी लैंग्वेज में साथ साथ ज़रूर लिखो, ताकि उससे बेटर रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग होती है। और हमारी जो पोर्टल का लिंक है वो यहाँ है, मैं वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा इसको, ताकि आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल पे जा सकते हो। और अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ या कोई रिवीजन करने हो तो ये एमसीक्यू का ये लिंक है, ये सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। सो आज हम जो है पार्टनरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आज मैं आपको पूरा ये बताऊंगा कि पार्टनरशिप को करने के लिए पूरा का पूरा रोड मैप क्या होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली मेजर 5 चैप्टर्स हैं और जिसमें काउंटलेस नंबर ऑफ ट्रैप्स हैं। ट्रैप्स का मतलब है कि जहाँ पे कई चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन और ये ट्रैप्स करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे आपको लगेगा बहुत सिंपल सा है, लेकिन जब एक चैप्टर से आप दूसरे चैप्टर में जाओगे तो आप समझते रह जाओगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल के बारे में, एडमिशन के बारे में अ लिटिल बिट डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, रिटायरमेंट में डिफरेंट होगा। लॉजिक बेस्ड सही है, बट पहली बार जब आप समझने की कोशिश करते हो तो बहुत कन्फ्यूजन आता है। ऐसे ही एक आपका वहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। इस तरह से ये सारे के सारे चैप्टर जो इतने इंटरकनेक्टेड हैं, तो ज़्यादातर आपका जो ट्वेल्थ के प्रिपरेशन का जो लोड है वो पार्टनरशिप में ही सबसे ज़्यादा हैवी वेट्स में आ जाता है। हालांकि इसका जो वेटेज है वो 60% के आसपास है, लेकिन अगर मैं बात करूं, मतलब फर्स्ट बुक जो आपकी होती है पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट की, उसमें आपका 60% के करीब वेटेज है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो पार्टनरशिप ले जाती है। अब उस पार्टनरशिप में 5 चैप्टर्स इतना टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं अगर आप एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हो। और यहीं से सबसे बड़ा फियर आता है कि हम इतना सारा कोर्स ख़त्म कैसे करेंगे या इसको रिवाइज़ कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस माने और स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं, तो आप बाय द टाइम इसका जो लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन या डेथ ऑफ अ पार्टनर, आप करेंगे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको सब याद रहेगा। सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक CPR कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, और दूसरा मैंने आपको एक निमोनियन दिया था 147। डे 1 कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना, डे 4 पूरा पिछला रिवाइज करके उसको प्रैक्टिस करना, एंड डे 7 उसको रिवाइज करना। अगर आप ये फॉलो करते रहोगे हर चैप्टर के अंदर, तो आप देखना बाय द टाइम आप ये पूरा अकाउंटेंसी का कोर्स ख़त्म करके आप हटोगे, आपको सब याद होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्पेसिफिक अपनी जो डिस्कशन है उसको पार्टनरशिप के ऊपर ही रखते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपने पार्टनरशिप को ढंग से कर लिया तो ये आपके स्कोर को बना भी सकती है, और अगर आपने ढंग से नहीं किया तो बाकी सब जगह पे आप इतने कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि चैप्टर्स तो इंडिपेंडेंट हैं आगे जाने वाले, लेकिन इसका वेटेज इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। सो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि इसमें ट्रैप्स हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर लो कॉन्सेप्ट के बेस पे तो ट्रैप क्लियर हो जाएगा। अगर आपने उस ट्रैप्स को क्लियर नहीं किया तो यही आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। सो मेरा एडवाइस रहेगा, सबसे पहले याद करने की बजाय आप कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो और फिर आगे बढ़ो। CPR 147। ठीक है, अब इसमें बात आती है 5 चैप्टर्स की। सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे वीडियोस और बहुत ही अच्छे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर नोट्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ, अपनी जो वीडियोस हैं, असाइनमेंट्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, सब चीज़ें मैंने अपने पोर्टल पे या LMS जिसे हम बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर डाली हुई हैं। आप वहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन करा के चैप्टर बाय चैप्टर आप अपना उसको समझ सकते हो और आप इसकी प्रोग्रेस को देख सकते हो। ठीक है, अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द होल पार्टनरशिप। इसमें बेसिकली आपको बताएगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब इसमें थेरी के अंदर ज़्यादातर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और मेरा जो फोकस रहेगा वो आपको थेरी समझाने का होगा। रीज़न इज़ कि थेरी में ही कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। अगर आपको वो समझ में आने शुरू हो गए ना, तो आगे के आने वाले 5 चैप्टर जो हैं बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थोड़ा सा स्पीड के लिए।
फिर कैपिटल अकाउंट्स आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ड्राइंग्स आता है। ये सारी चीज़ें आपने 11 में पढ़ी हुई हैं, बट वो आपने पढ़ी हुई हैं सोल प्रोप्राइटर के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से। तो पार्टनरशिप में एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है जिसे हम बोलते हैं जो प्रॉफिट आपने अर्न किया उसको बांटना। बस अभी के लिए इतना समझ लो, बाकी जब हम चैप्टर में जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स आते हैं जो कि आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं। उसी तरह से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी होता है। ड्राइंग्स मतलब जो पैसा आप निकलवाते हो, क्या उस पर कोई इंटरेस्ट आएगा, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स के अंदर आती हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। अब गुडविल का इसने एक अलग से दिया हुआ है, हालांकि गुडविल हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी आएगा, बट यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल वैसे क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं ख्याति, किसी कंपनी का, फर्म का नाम, उसकी जो वैल्यूएशन होती है, ठीक है, उसे हम गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे मेथड्स आते हैं, वो हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे जाके थोड़ा जो स्टूडेंट है ना कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान रखना कि मैं गुडविल की एक समरी बनाऊंगा जिसमें सारे चैप्टर्स को इकट्ठा करूंगा। एक बार आप स्टेप बाय स्टेप जब आप गुडविल को समझना शुरू करोगे और आप उस समरी तक पहुंचोगे, तब आपको जाके क्लैरिटी आएगी कि हमने गुडविल में एक्चुअली में सीखा क्या है। एक स्टेज पे आके आपको हो सकता है कि एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर गुडविल के ट्रीटमेंट में कन्फ्यूजन आए, बट डोंट वरी, आई एम सिटिंग हेयर। जब भी कन्फ्यूजन आए, कमेंट करके, मैसेज करके आप मुझसे उस पर क्लैरिटी ले सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन बच्चों को आते हैं उस पर डिटेल वीडियोस अपने आप ही बना के मैं ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं उसमें एलएमएस में या यूट्यूब पे डाल दूँ, ताकि आप उसको पढ़ के समझ के पहले ही उसको समझ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें हम बेसिकली ये सीखेंगे कि अगर मान लो 2 या 3 लोग पहले से कोई पार्टनरशिप चला रहे हैं और कोई और उसको ज्वाइन करना चाहता है, तो उस टाइम पे हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन क्या होता है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू असेस करते हैं। उसमें एक गुडविल आती है जिसे हम हिडन गुडविल कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब सीखेंगे। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल में एडजस्टमेंट क्या होती है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो सब पार्टनर अपने हिस्से को डाइल्यूट करेंगे ना, तो जब वो डाइल्यूशन होता है तो उस टाइम कैपिटल अकाउंट्स पर एडजस्टमेंट्स क्या होती है, इस बारे में सारा हम एडमिशन के अंदर बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें अगर कोई पार्टनर मान लो फर्म छोड़ना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। उसमें क्या होगा, जब वो पार्टनर जाएगा तो अपना हिस्सा छोड़ेगा, वो हिस्सा कौन लेगा, बचे हुए पार्टनर लेंगे। बचे हुए पार्टनर में जब वो हिस्सा आता है तो उसके लिए एक रेशो यूज़ होती है जिसे हम न्यूमेरिक टर्म्स में गेनिंग रेशो बोलते हैं। सब आएगा धीरे धीरे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप इन टर्म से फेमिलियर हो जाओ। ऐसे ही लोन अकाउंट भी हो सकता है रिटायरिंग पार्टनर का, प्रॉफिट जो हो सकता है उसके अंदर रिटायरमेंट की एज तक का उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए गॉड फॉरबिड अगर वो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ, उसकी डेथ हो जाती है, तो पहला ट्रीटमेंट तो उसका वही होगा जो रिटायर हो रहा है एक तरीके से, और उसके बाद उसका जो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पे ना बच्चों को एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस क्या है। 2 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, सोच के देखो। चलो मैं बताता हूँ। जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, रिटायरमेंट लेता है या डेथ होती है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, उससे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से, इसमें कन्फ्यूजन आ सकता है क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो गई। समझ रहे हो। हालांकि ये कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कुछ जगह पे डाला जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, तो ध्यान से पढ़ना है कि क्या ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है। फर्म का मतलब सारे, पार्टनरशिप का मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, ठीक है। मैं इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन डाल के आपको इसको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि जब भी डिसोल्यूशन का वर्ड आपको दिखे तो मेक श्योर कि उसके बाद लिखा हो पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब पूरी एंटिटी डिसॉल्व हो रही है। लेकिन जब रिटायरमेंट होती है तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व वैसे ही हो गई, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी फर्म में पहले 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली, तो जो नई
पार्टनरशिप बनेगी, डीड बनेगी, वो तो दो ही लोगों की बनेगी ना, तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई ऑलरेडी। लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है सारी के सारे लोग रिटायर हो गए, छोड़ के चले गए, कंपनी बंद हो गई, वो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है। ध्यान से मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना, मैं इस पर क्वेश्चन ज़रूर डालूंगा जब हम डिसोल्यूशन पे पहुंचेंगे। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि क्या हमारे पास बचा हुआ है, अब उस सबको बांटना कैसे है, ठीक है। उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट की मैचिंग करनी होती है और फाइनल क्लोजर करना होता है, ठीक है। तो अब फाउंडेशन का ये, हालांकि मैं आपको सिनॉप्सिस तो दे चुका हूँ, तो बात करते हैं फाउंडेशन में। फाउंडेशन में हम प्राइमरीली बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट की, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, जो कि दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स अकाउंट हो सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बात करेंगे कि अगर कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट देना है नहीं देना। इसमें कुछ डीड्स के बारे में बात करेंगे कि एग्रीमेंट में या डीड में स्टैंडर्ड टर्म्स क्या होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, ठीक है। और एक पार्टनरशिप एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आती है कि अगर पास्ट में कोई एडजस्टमेंट्स करनी हो या पास्ट में कोई करेक्शंस करनी हो, कोई गलती होगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये पार्ट्स एडजस्टमेंट्स आपकी वही हैं जो आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 11 में पढ़ा है। बस सिर्फ एक चीज़ है कि नज़रिया बदल जाएगा, अब इसको आपको पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ से समझना है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्रैप आने वाला है वो क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट गारंटी। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट कैसे करें, क्रेडिट कैसे करें। सिंपल लॉजिक समझाऊंगा, लॉजिक को समझना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत तरीक़ों पे आपको समझ में आएगा। अगर आप ऑलरेडी अपने स्कूल में या किसी और क्लास में कर चुके हो तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, इसको मगअप करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कहीं पर आप ले रहे होगे 6/12 ले रहे हो, कहीं 6.5 ले रहे होगे, कहीं 5.5 ले रहे होगे। मैं आपको सबसे पहले इसका लॉजिक बताऊँगा। जब लॉजिक बताऊंगा ना तो आपका ब्रेन आपको अपने आप बताएगा कि कहाँ पे 6 लेना है, कहाँ पे 6.5 लेना है, कहाँ पे 5.5 लेना है। और अगर वो क्वार्टरली बेस पे हो तो सारा का सारा लॉजिक चेंज हो जाता है। तो अगर आप मेमोराइज करोगे तो कितना, इसलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो वहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन होते हैं ना, ये आपको नहीं आएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए समझ लो, ये जो येलो कलर में मैंने दिया हुआ मार्क्स ट्रैप के अंदर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसपे ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ होकर अपने नंबर लूज़ करते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको इतना समझना है कि टर्म्स क्या है, ऐसा कुछ आएगा। इसी प्रेजेंटेशन को जब आपका डिसोल्यूशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा, अगर आपने CPR को प्रॉपरली फॉलो किया है, 147 को फॉलो किया है, डिसोल्यूशन करने के बाद इस वाली प्रेजेंटेशन को फिर से सुनना शांति से, आराम से। मेरी प्रेजेंटेशन में मैं जानबूझ के स्पीड को बहुत स्लो रखता हूँ, बहुत फास्ट ट्रैक पे नहीं बनाता, ताकि आप आराम से बैठ के इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ग्रास्प करने की कोशिश करो। भागना नहीं है, समझना है, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन PSR। PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें हम बात करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मेथड्स होते हैं, जिसमें एक आएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अगेन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर जाता है, ठीक है, या कोई आता है, तो या तो कोई सेक्रीफाइस करेगा या कुछ गेन करेगा, तो वो रेशियोज़ क्या होती हैं उसके बारे में। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो यूज़ होती हैं एडमिशन और रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव में। ये फंडामेंटल में भी एक बार दिया हुआ है जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा और दोबारा से इन डेप्थ प्रैक्टिस करवाऊंगा एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर जाके, ठीक है। और अगर आपके जब कोई एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, उस टाइम पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिजर्व होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इस चैप्टर में हम वो सब बारे में बात करेंगे। रेशियोज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप कुछ जगह पे आपके एबनॉर्मल गेंस भी होंगे या रिजर्व्स हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें समझ में आएंगी। इसमें सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो क्या कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, दे फॉरगेट टू एडजस्ट दीज एबनॉर्मल गेंस एंड लॉसेज वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो यू नीड टू ऐड बैक योर लॉसेज एंड यू नीड टू सब्ट्रैक्ट गेंस। क्योंकि जब कोई एबनॉर्मल गेंस और लॉसेज होते हैं बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट, मतलब बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से नहीं आते, वो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस की वजह से आते हैं। तो जब भी कोई हम कैलकुलेशन बनाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड या कुछ गुडविल के बारे में, तो वहाँ पे हम एबनॉर्मल चीज़ों को हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उसकी कैलकुलेशन में ना लें, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स की एंट्री आ जाती है। जब क्वेश्चन कहता है कि डू नॉट ऑल्टर रिजर्व्स, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ओनली, इसका मतलब ये होता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स के अंदर वो रिजर्व्स का, यानी कि पुराने P&L के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो कहता है उसको एडजस्ट मत करो। तो अगर ऐसे केसेस में कहीं पर कोई स्पेसिफिक दे रहा है, उसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप P&L को हिट नहीं कर सकते हो तो
कैपिटल के पर्सपेक्टिव से दो ही तो चीज़ें होती हैं इक्विटी के अंदर, कैपिटल और प्रॉफिट्स। अब वो कह रहा है रिजर्व्स को तो हाथ नहीं लगाना, तो किस पे आप जाके इम्पैक्ट डालोगे अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं? कैपिटल अकाउंट पे। आई नो अ लिटिल डिफिकल्ट है, बस समझ लो। डेजोल्यूशन के बाद दोबारा आना सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगेन स्लोली एंड स्टेडली हम लोग इसको भी पार करेंगे। और इसमें हम क्या कवर करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें जब कोई पार्टनर आता है तो हम सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं, दोबारा से मूल्यांकन करते हैं, दोबारा उसकी वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, वहाँ गुडविल में अगर आएगा तो उसका प्रीमियम क्या, अगर वो आ रहा है गुडविल के अंदर, प्रीमियम मीन्स कुछ एक्स्ट्रा अगर हम पे कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगा, और कैपिटल अकाउंट्स पे एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे। अब यहाँ दो ट्रैप्स आपको मिलेंगे। ये ट्रैप्स का मतलब ये है कि इन चीज़ों पे आपको इन चैप्टर्स में जाके ध्यान देना है। वैसे मैं एडवाइस करूँगा डिसोल्यूशन तक मत वेट करना, कोशिश करना कि इन सब चैप्टर्स की जो ये एक एक पेज की जो पीपीटी है, मैं वैसे कोशिश करूँगा कि आपके नोट्स में भी डाल दूँ। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप इन पे आके एक बार नज़र मार सकते हो कि इनके मेन ट्रैप्स क्या हैं। इन पे आपको जब चैप्टर शुरू होगा इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले एडमिशन के अंदर आता है हिडन गुडविल। व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज द बेस, टोटल गुडविल मस्ट बी डिराइव फर्स्ट। वो कहता है अगर मान लो कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसके बेस पे हम कोई गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें गुडविल की कैलकुलेशन निकालनी होती है। और ऐसे केसेस में बच्चे फॉर्मूला ही भूल जाते हैं और वहाँ पे एक हिडन गुडविल आती है जो छुपी हुई होती है, जो निकालनी याद ही नहीं रहती है। ये भूल गए, मार्क्स गए। प्रैक्टिस, सीपीआर टेक्निक 147 सब याद हो जाएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, केस वन होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड और न्यू पार्टनर्स बेस। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको आपको जब एडमिशन में जाएंगे समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि वहाँ पे ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स या न्यू पार्टनर के जो कैपिटल के एडजस्टमेंट्स के पॉइंट्स आएंगे ना, ये थोड़े से अटेंशन देने वाले हैं, ठीक है। आप इस वाली पीपीटी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस प्रेजेंटेशन को, कि जब आप पूरा का पूरा पार्टनरशिप खत्म कर लोगे, जब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, तब आप इसको करना। एक एक चीज़ आपको रिलेट करेगी जो आपने चैप्टरों में सीखा होगा, और उस टाइम पे आप इन चीज़ों को अपने माइंड में आप इसको मगअप करना कि जब मैंने एडमिशन पे जाना है तो इन दो ट्रैप्स के ऊपर फोकस करना है और इन चैप्टर पे करना है। तो रिवीजन करते वक्त आप अपने आपसे पूछ सकते हो कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल आता है, एडमिशन ऑफ कैपिटल अकाउंट आता है, हिडन गुडविल के फॉर्मूलाज याद हैं, लॉजिक्स याद हैं, रट्टा तो नहीं मार रखा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। गेनिंग रेशियो निकालनी आती है, या ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल की एडजस्टमेंट्स होती है, न्यू पार्टनर का अगर बेस लेके चलते हैं या ओल्ड पार्टनर का लेके चलते हैं, क्या उन तरीके से करना आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको येस में आंसर निकलने लगे तो समझ लेना आपको चैप्टर ग्रिप में आना शुरू हो गया है। इसी तरह से रिटायरमेंट में जो हम जब कवर करेंगे उसमें हम कवर करेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल का जो हिस्सा होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, वो कैसे निकालना है, अगर उसका कोई लोन अकाउंट है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस डेट तक का जो हमारा प्रॉफिट या जो उसका हिसाब किताब है वो कैसे किया जाता है, वो सारा हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा ट्रैप है वो है प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। एनीवेज, हमारा हर कॉन्सेप्ट बहुत धीरे जाएगा और मैं उसके अंदर कोशिश करूँगा कि पेन और पेपर लेके या अपना सॉफ्ट बोर्ड लेके मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े आराम आराम से समझाऊँ, और उस वक्त आप भी क्या करोगे, पेन और पेपर लेके साथ साथ लिखोगे। फिर से बता रहा हूँ, CPR 147, और हर असाइनमेंट में या हर चैप्टर में जाने से पहले उसका पहले आप PDF डाउनलोड करोगे बाहर से, या अगर आपके पास प्रिंटर है उसको प्रिंट निकालोगे, और साथ साथ उसका जो एक पेज ब्लैंक साइड है उसमें अपने नोट्स लिखते जाओगे, अंडरलाइन करते जाओगे, स्केच पेन रखना कलरफुल, और जो जो मैं बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट करते जाना। तो होगा क्या कि हर वीडियो के साथ साथ आपके नोट्स भी रेडी होते जाएंगे, साथ साथ हर चैप्टर के बाद आप उसके ऊपर अपने वर्ड्स के अंदर एक समरी भी लिखते जाओगे। तो इसके 3 काम होंगे, एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, दूसरा आपके जो हाइलाइट्स होंगे नोट्स में रिवीजन के लिए वो भी रेडी हो जाएंगे, और साथ साथ अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा आप उनके अपनी लैंग्वेज में नोट्स भी लिख सकते हो। यही कॉन्सेप्ट है क्लास में टॉप करने का। अगर आप इस तरह से थोड़ा एफर्ट लेके अगर आप पढ़ाई को शुरू से ऑर्गेनाइज वे में करोगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता नंबर लेने से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, क्लोजिंग द बुक्स। सो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मतलब हमें पूरी की पूरी पार्टनरशिप को बंद करके बुक्स को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का जब डिसोल्यूशन होता है तो
पार्टनरशिप चेंज होती है, जैसे एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, ठीक है, उस टाइम बुक्स बंद नहीं होती हैं, पार्टनरशिप चलती रहती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो गई। फिर से कह रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग होती है। पार्टनरशिप फर्म में हम बुक्स को ही बंद कर देते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस ही ठप हो जाता है, ताला लग जाता है। लेकिन जब पार्टनरशिप बंद होती है या पार्टनरशिप चेंज होती है, जैसे कि ए और बी पार्टनर थे, सी आ गया, तो ए बी की पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब ए बी सी बन गई, ठीक है। इसी तरह से लेट से संता बंता एंड चिंटू की अगर मान लो पार्टनरशिप है, चिंटू छोड़ के चला गया, तो पार्टनरशिप रहेगी संता बंता की। तो पहले वाली ओल्ड पार्टनरशिप थी संता बंता चिंटू, अब नई पार्टनरशिप बनेगी संता बंता। समझ में आ गया? यही डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। याद से, ध्यान से, फॉर्म, ये वर्ड ज़रूर होना चाहिए। इसमें लिखा भी हुआ है, देखो, एवरी अदर चैप्टर कीप्स द बिजनेस रनिंग, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हेयर इट एंड्स, द बिजनेस एंड्स। वहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया था, है ना, या बनाया था? बनाया था। यहाँ पे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, मीन्स सब कुछ बेच के आपका रियलाइजेशन क्या बनने वाला है। पार्टनर्स के लोन अकाउंट को कैसे सेटल करोगे, कैपिटल अकाउंट को कैसे सेटल करोगे, कैश जो बचा उसको कैसे सेटल करोगे, सब कुछ लेन देन करना और सब कुछ क्लियर करने के बाद बिजनेस बात, ठीक है। अब रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस भी होंगे। अगर आप किसी को बुक्स को या कंपनी को बंद करने के लिए, फर्म को बंद करने के लिए किसी को इंगेज तो करोगे ना, एक्सटर्नल को, लॉयर को या किसी डिसोल्यूशन वालों को, तो अगर वो कंसल्टेंट्स या जो आते हैं उनके भी खर्चे होते हैं, रिवैल्यूएशन भी होता है, उसके भी खर्चे होते हैं, तो कई तरह के खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। उस तरह के खर्चों की एंट्रीज का क्या ट्रीटमेंट आएगा, ये सब हम डिसोल्यूशन में सीखेंगे, ठीक है। तो मार्क्स ट्रैप करने के जो मैंने अभी तक हर चैप्टर में आपको बताए हैं, तो वो उसकी समरी यहाँ पे दी हुई है। पहला चैप्टर में जो आएगा पास एडजस्टमेंट, जिसमें क्रेडिट वर्सेस डेबिट का बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज को कैसे करें, किस पार्टनर्स को करें। इनको अगर आपने ढंग से समझ लिया ना, ये 5 ट्रैप्स को, तो समझ लो 90% से ऊपर आप निकल गए, एंड यू विल ऑलवेज बी इन द टॉप 5% ब्रैकेट ऑफ योर क्लास, ठीक है। अब नॉर्मल आइटम्स आ जाती है, फॉरगेटिंग टू एडजस्ट अब नॉर्मल गेन्स एंड लॉसेज इन गुडविल कैलकुलेशंस। तीसरा आ जाता है हिडन गुडविल, जो कि ज़्यादातर बच्चे कैलकुलेशन ही गलत कर जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो उसमें जो होता है टाइमिंग की कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं कि कितने मंथ्स कितने लेने हैं, सेल्स बेसिस पे लेना है या टाइम बेसिस पे लेना है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वहाँ एंट्रीज भी गलत कर जाते हैं। तो ये कुछ ही चीज़ें मैंने यहाँ पे समरी बना के बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस बनाई है, जिसको अगर आप अभी से थोड़ा सा पॉइंट देना शुरू करोगे कि हाँ ये चैप्टर में जब आए, तो आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू टू रिकॉल ऑल दीज। बट अभी फ़िलहाल इतना समझ लो कि ये सब चीज़ें आने वाली हैं, और मैंने आपको वो ट्रिगर पॉइंट्स पहले ही बता दिए हैं। तो अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, तो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, CPR टेक्निक एंड 147, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन जो होगी वो स्पेस रेपिटेशंस के बेसिस पे होगी। 147 डे 1 पे आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, छोटे मोटे क्वेश्चंस को या उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर जो छोटे न्यूमेरिक्स होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो उन्हीं को करोगे। फिर 4th डे में सारा पिछला रिवीजन करके आप बड़े क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस, LMS पोर्टल या अपने आप, ठीक है। और अगर वो क्लियर हो जाता है तो 7 डे में आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करोगे, और इससे क्या होगा, ये आपका 3 बारी में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आफ्टर 7 डेज वो चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर ऑन माय पोर्टल, सो दैट आपको वहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में आप अपनी प्रैक्टिस को, आप अपनी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है उसको चला सको। एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स के। कॉन्सेप्ट्स के लिए आपने क्या करना है, जो पोर्टल मैंने आपको दिखाया था, मैं अभी फिर से दिखाने वाला हूँ 5 मिनट में। सबसे पहले आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे, अगर रजिस्टर नहीं करा रखा तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फ्री में रजिस्ट्रेशन है। लॉगिन करने के बाद सिर्फ जब आप कॉन्सेप्ट के अंदर होंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बेसिक लेवल में जाना है और वहाँ से अपने जो नोट्स हैं उस टॉपिक के डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद आप वीडियो प्ले करेंगे जहाँ पे उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखते देखते बीच में एक सब्जेक्ट या एक कॉन्सेप्ट जब कंप्लीट होगा उसको पॉज करोगे, उन नोट्स को पढ़ोगे, और उन नोट्स के ऑपोजिट साइड पे जो ब्लैंक पेजेस हैं, जो आपने प्रिंट आउट निकाला हुआ है उस PDF का, उसके ऊपर आप अपने शब्दों में उसको लिखेंगे, ठीक है। एज इट इज़ नहीं लिखना, एक बार समझना है, पढ़ना है, और दूसरी साइड पे उसको अपने वर्ड्स में लिखना है।
और कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करना है। इस तरह से आपका जो है कॉन्सेप्ट का डे 1 में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी 2 मिनट में मैं आपको वीडियो फिर से दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं पोर्टल के ऊपर ले जाके दिखाऊंगा कि बेसिक लेवल का क्या मतलब है और एडवांस लेवल का क्या मतलब है और इंटर लेवल का क्या मतलब है। फिलहाल अभी ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट आता है आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जो करनी है वो डे नंबर 4 पे करनी है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, इंटर लेवल के जो उसमें इंटर वाले सेगमेंट में जाओगे, उसी टॉपिक के ऊपर उनके नोट्स को डाउनलोड करोगे और उसके अंदर जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें भी वीडियो होगा, पूरा पूरा वीडियो आपको फुल फ्लेजेड वॉच करना है। बट यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, आपने वीडियो को वॉच करना है और वहाँ पे जो थोड़े एडवांस लेवल के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को पहले आपने अपने आप सॉल्व करना है। हो सकता है ना भी सॉल्व हो, लेकिन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद उसके सॉल्यूशन के साथ उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस पूछने के लिए बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। आप पोर्टल पे भी पूछ सकते हो, आप यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में भी नोट डाल के पूछ सकते हो, नहीं तो आप हमारा डेडिकेटेड टेलीग्राम जो ग्रुप होगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपना स्क्रीनशॉट लगा के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है डे 7 के ऊपर, जितना भी अभी तक आपने उस टॉपिक पे उस सब्जेक्ट पे किया हुआ है डे 1 से 6 के बीच में, अब डे 7 पे आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है। डे 7 इसलिए बोल रहा हूँ कि लेट से आपने कुछ मंडे को स्टार्ट किया, वेंसडे या थर्सडे को आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो संडे को बैठ के अब ये समझो कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ चुका है, वो टॉपिक समझ में आ चुका है। फॉर एग्जांपल हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं, आपने उसका सब कुछ समझ लिया है, लेकिन अभी भी आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, पता नहीं कुछ चीज़ें याद है या नहीं याद। अब क्या करेंगे, हम रिवीजन के लिए एडवांस लेवल में जाएंगे, फिर से वहाँ से अपना जो है इसके एडवांस लेवल के नोट्स को डाउनलोड करेंगे और उन नोट्स को डाउनलोड करके आपने क्या करना है कि पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है, यहाँ पे लिखना नहीं है। ठीक है, वॉच करने के बाद उस डाउनलोड के अंदर आपको सिर्फ एक क्वेश्चंस का सेट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। उन क्वेश्चन के सेट को लेके टाइम्ड कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। अब आपने 3 जगह पे नोट्स को डाउनलोड किया था, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। अब आपने क्या करना है, तीनों को एक साथ इकट्ठा करके अपनी फाइल में पंच कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक जो है 3 सेगमेंट्स में रेडी हो जाएगा। और जब भी फ्यूचर में रिवीजन करनी है, ये सारे के सारे नोट्स को उठाना है और सिर्फ एडवांस लेवल में जाके वीडियो को वॉच करना है, इन नोट्स को पढ़ना है, अपने हैंड रिटन नोट्स को पढ़ना है, एंड यू आर रेडी विद द सब्जेक्ट और द टॉपिक। और बीच बीच में, क्योंकि एक सब्जेक्ट को लेट से आप फंडामेंटल को लेट से आप फर्स्ट मंथ में करते हो सकता है कोर्स इतना ज़्यादा है कि फंडामेंटल और पार्टनरशिप को दोबारा टच करने का 3 महीने तक मौका ना मिले। ठीक है, क्योंकि आप और सब्जेक्ट्स में और टॉपिक्स में बिजी होगे। तो उसके लिए क्या करना है, इसके एंड में अगर आप देखोगे पोर्टल में हमने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज MCQs और क्विजेज दे रखी हैं, बीच बीच में आके आप इनको सॉल्व कर सकते हो, जस्ट टू रिफ्रेश योर नॉलेज। बस आप इतना फॉलो करते जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा। यही मेथडोलॉजी को अगर आप इकोनॉमिक्स में भी लगाते हो, मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो मैथमेटिक्स में लगाते हो, बिजनेस स्टडीज़ में लगाते हो, इसी तरह से आप करते जाओ। बिलीव मी, आपको हर सब्जेक्ट हर वक्त टिप्स पे रहेगा। और इसका जो आपको टेस्ट करना है, आपके जो भी आपके इंटरमीडिएट या कोई भी स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उस टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे इस तरह से रिवीजन करके देखना, आपको रिजल्ट्स आपके सामने दिख जाएंगे। ठीक है, समरी में फिर से एक बार दोबारा बात करते हैं। डे 1 लॉगिन करो, डाउनलोड करो, वॉच करो, पॉज करो, अपने शब्दों में लिखो, डे 1 पे कॉन्सेप्ट्स खत्म। चौथे दिन में आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इंटरमीडिएट लेवल पे डाउनलोड करो प्रैक्टिस सेट को, उसको वॉच करो, प्रैक्टिस करो, कंपेयर करो, क्वेश्चंस पूछो, नहीं समझ में आया टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, क्वेश्चंस पूछो स्क्रीनशॉट लगा के। डे 7 में क्या करना है, हमने फुल फ्लेजेड रिवीजन करनी है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करनी है जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और बीच बीच में MCQ लेवल्स के जो हमारे क्विजेज दी हुई हैं या रिडल्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को दोबारा से रिफ्रेश किया जा सके। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ जस्ट अ मैथड, एक हैबिट बनाने का तरीका है पढ़ाई करते वक्त। अगर आप इस हैबिट को अभी तक नहीं बनाया है तो इस हैबिट के हिसाब से थोड़े दिन पढ़ना शुरू करो। शुरू में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि ये बहुत स्लो है मेथड, लेकिन जैसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कंसिस्टेंटली इसको सभी सब्जेक्ट्स में, सभी टॉपिक्स पे फॉलो करना शुरू करोगे, उतना ही उस सब्जेक्ट में या अकाउंटिंग में आप मास्टर बनते जाओगे। चलिए, अभी मैं आपको 2 मिनट में अगले वीडियो में दिखाता हूँ कि पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है। हे एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th अकाउंट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जो आपकी पढ़ाई को सुपर इजी बना देगा और ऑर्गेनाइज भी बनाएगा, हमारा LMS पोर्टल।
LMS का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये समझ लो कि ये आपका डिजिटल क्लासरूम है जहां आपकी पढ़ाई का सारा मटेरियल एक ही जगह में मिल जाएगा। नो मोर मिसिंग लिंक्स, नो मोर लॉस्ट नोट्स। चलिए स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले देखना है लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है class1 to 12accounts.com, class12accounts.com। वहाँ जाने के बाद आपको माई अकाउंट्स पे जाना है और आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम डालो, यूज़र नेम कुछ भी डाल दो, ईमेल आईडी और कुछ भी पासवर्ड डाल दो। आप आएंगे, लॉगिन करेंगे। मैंने यह लॉगिन किया हुआ है तो मैं अपने पुराने ही लॉगिन से कर लेता हूँ और मैं लॉगिन करूँगा। ठीक है, ये तो मेरा प्रोफाइल है। आप क्लिक करोगे होम पे, आपको थोड़ा सा व्यू दूसरा डिफरेंट दिखेगा। यहाँ आने के बाद आप क्लिक करोगे ऑल कोर्सेज पे। अब ऑल कोर्सेज पे आने के बाद ये आपके सारे के सारे कोर्सेज हैं। आपने जिस कोर्स को भी स्टार्ट करना है उसके अंदर आप जाके उसको आप स्टार्ट लर्निंग में कर सकते हो, ये आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ कोर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। अगर आपको याद हो तो मैंने एक CPR के बारे में बताया था, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। रिवीजन के वक्त में आपको एडवांस वाला पिक करना है। थ्योरी अलग से दी हुई है, बाकी सब चीज़ें भी दी हुई हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक के से स्टार्ट करेंगे। लेट से आप फंडामेंटल को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करोगे स्टार्ट लर्निंग। स्टार्ट लर्निंग करोगे, अब ये कोर्स जो है आपके प्रोफाइल में ऐड हो गया। जैसे ही अब अपना प्रोफाइल कभी भी आप दोबारा से खोलोगे तो ये ऐड हो चुका है। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद आपको क्या करना है कि लॉगिन करने के बाद अगर आपने सारा का सारा ये डैशबोर्ड देख लिया तो एक बार आप अपना पूरा का पूरा कोर्स को नेविगेट करना। धीरे धीरे और भी मैं इसमें मॉड्यूल अपडेट कर रहा हूँ तो धीरे धीरे आपको सारा कोर्स मिलता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें पढ़ने का जो तरीका समझना है। उसमें क्या है, मैंने कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, वीडियो लेक्चर्स और PDF को। वीडियो के लिए आपको क्या करना है, लेट्स से आप स्टार्ट करते हो तो इसी सीक्वेंस में आप करते जाओगे। फर्स्ट वीडियो, ये वीडियो चल पड़ेगा, यहाँ पे आप क्लिक करो। लेकिन इससे पहले क्या काम करना है, आपको PDF के नोट्स चाहिए। या तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो या इजी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कहीं पर मैंने ये नोट्स दिए हुए हैं, इनको क्लिक करो, ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा तो ये PDF में आ गया। अब आप क्या करोगे, आप इसको अपने प्रिंटर से या कहीं से बाहर से इसको प्रिंट आउट निकलवा लोगे और इसको अपने सामने रखोगे और साथ ही साथ आप इसको क्या करोगे, पढ़ते जाओगे। चलिए फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस सीखा, उसके बाद हमने प्रॉफिट काम कर सके। एम्प्लॉइज नोट आउट एज विद एनी एक्सपेंशन स्टाफ एंड आइडिया हो गया होगा कि निकल के आती हैं। एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हमने ये चार्ट की टर्म्स को सीखा है, पार्टनरशिप। इसके बाद आता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, आज का टॉपिक मतलब ये होता है कि एक आदमी के किए हुए एक्ट के लिए बाकी सब जिम्मेदार हैं, उसको हम। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारे नोट्स जो मैंने पढ़ाए हैं यहाँ पे भी दिए हुए हैं। आप चाहे तो फ़ोन की स्क्रीन पे या डेस्कटॉप पे पढ़ सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप इसका प्रिंट आउट करके साथ साथ अंडरलाइन करिए और ऑपोजिट वाली जो शीट है उस पर अपने हाथ से नोट्स बनाइए। ये जो पढ़ने का तरीका है दैट इज़ द बेस्ट वे। और एक चीज़ और याद रखनी है कि हमें किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है नेविगेशन के वक्त तो आप यहीं पर ही जाके कमेंट्स वगैरह के अंदर डाल के यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ डालेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ आंसर दूंगा। सो यहाँ पे डाल के आप सबमिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग आप हिंदी इंग्लिश में जो भी चाहें, जैसे मर्जी चाहें, मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों आती हैं, आप उसको यहाँ टाइप करके सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन मेरे पास आएगा और इसके नीचे ही मैं कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो एक बार आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो को खत्म होने के बाद इस पर लॉगिन करें और अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। देयर इज़ नो फीस फॉर दिस, एब्सोल्युटली फ्री है। और एक बार ये सारा नेविगेट करें। इसमें अभी सारे नोट्स नहीं आए हैं, मेरे नोट्स रेडी हो रहे हैं, बट जो चैप्टर्स हैं एटलीस्ट उनको स्टार्ट करें। और अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन या अगर आपको लगता है कि कोई नोट्स को और सिंपल करना है तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में मुझे डाल के बताते रहना, सो दैट आई कैन इंक्लूड दो सजेशंस इनटू माय कमिंग वीडियोस। बहुत ही जल्दी सारा का सारा मॉड्यूल यहाँ पे अपलोड होने वाला है। और मीनवाइल आप MCQ सेक्शन पे जा सकते हैं, ये ऑलरेडी फिल्ड इन है। इसमें आप बैठ के जो चैप्टर आप रिवाइज कर सके हैं उनको कुछ सेकंड्स का टाइम लगा के आप इनको क्विकली रिवाइज भी कर सकते हैं। इसी तरह के मैंने MCQs इसमें भी दिए होंगे आपको, जैसे टेस्ट योर बेसिक्स, स्टार्ट क्विज। तो
तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा मॉड्यूल को प्रैक्टिस करना है। तो देर किस बात की है, अब आज ही पोर्टल को एक्सप्लोर करो, अपनी लर्निंग को स्टार्ट करो, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पोर्टल पे आके डाउट सेक्शन में जाके आप उसको डाल सकते हो, या मेरे यूट्यूब के वीडियोस पे जाके आप कमेंट भी डाल सकते हो और वहाँ पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, लेट्स क्रैक योर एग्जाम्स टुगेदर विथ स्मार्ट स्टडीज़। हैप्पी लर्निंग, बाय।